हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन शुरू कर रहे हैं वीडियो की एक नई सीरीज और इसमें समझेंगे अपन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को। प्रमुख रूप से ये 5 साइकिल समझेंगे अपन: वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। भारतीय दर्शन में तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में जगह जगह पर एक बात समझाई हुई है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि को तत्व माना गया है दर्शन में। इनको पंच महाभूत भी कहते हैं। और स्थान स्थान पर यह समझाया गया है कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है और हमारी मृत्यु के साथ ही ये हमारे शरीर के तत्व पंच महाभूतों में मिल जाते हैं। नाम साथ कुछ लेके आए हैं और साथ कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। इससे मिलते जुलते अवधारणा बायो जियोकेमिकल साइकिल की भी है। विज्ञान जगत में तत्वों की संख्या 118 है। वो जो दर्शन शास्त्र के 5 तत्व हैं, विज्ञान उनको तत्व नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार प्रूवन एलिमेंट्स 118 है। और जीवों में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें इनकी संख्या 36 तक हो सकती है। सब में 36 नहीं होते। 19 एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं जो सारे जीवों में हैं, जो एसेंशियल हैं, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। और बाकी के 17 एलिमेंट्स किसी में हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते। ये सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और किसी में 2-4 एब्सेंट हो सकते हैं, किसी में सारे के सारे प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो जीव जगत के तत्वों की संख्या 36 है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एलिमेंट के रूप में नहीं होते। या तो ये कंपाउंड्स के रूप में होते हैं या फिर आयन के रूप में होते हैं। सारे जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जीवन की यात्रा एक कोशिका से शुरू होती है। छोटे पौधे भी और विशाल वृक्ष भी। इसी तरह से छोटे प्राणी जैसे मच्छर या बड़े जीव जैसे व्हेल या शार्क, मछलियाँ या हाथी, ये सब अपने जीवन की यात्रा एक कोशिका से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनका शरीर बड़ा होता है। तो जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है और आकार बढ़ता है जीव का, और साथ ही उसमें उपस्थित इन एलिमेंट्स की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिर अंत में क्या होता है, जब जीव की मृत्यु होती है तो सारे के सारे ये एलिमेंट वापस वातावरण में ही मिल जाते हैं। तो ना कुछ लेकर साथ आए थे और ना कुछ साथ लेकर जाएंगे। यही अवधारणा इस बायो जियोकेमिकल साइकिल की भी है। कोई तत्व या कोई एक कंपाउंड या कोई एक पदार्थ कभी निर्जीव जगत का हिस्सा होती है और कभी वो किसी जीव में पहुंचकर एक लेवल से दूसरे में, दूसरे लेवल से तीसरे में, जैसे पौधों में पहुंचता है कोई तत्व या कोई कंपाउंड, उसके बाद में वो पौधों को खाने वाले किसी प्राणी में पहुंच जाता है, फिर उस प्राणी को खाने वाले किसी प्राणी में पहुंच जाता है, फिर उस प्राणी को खाने वाले किसी प्राणी में पहुंच जाता है, और या तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या मृत्यु के साथ में वापस वातावरण में मिल जाता है। ये अवधारणा बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाती है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल है और हम सबसे पहले वाटर साइकिल को ही समझेंगे। वाटर की साइकिल तो इस सृष्टि में बिना जीवों के भी चलती है। जैसे समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उठता है, बरसात के रूप में मैदानों में पहुंच जाता है, किसी पहाड़ में जमीन में अंदर चला जाता है, झरने के रूप में बाहर निकलता है, नदियों से बहता हुआ ये वापस समुद्र में पहुंच जाता है। ये एक चक्र है और एक चक्र जिसमें जीव भी शामिल हैं। तो वाटर साइकिल को अपन 2 रूप में समझेंगे, एक बिना जीवों के और एक जीवों सहित। जल चक्र का वह भाग जिसमें जीव सम्मिलित नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स सम्मिलित नहीं है, इसलिए इस चक्र को जियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। बायो जियोकेमिकल साइकिल नहीं कहेंगे क्योंकि जीव सम्मिलित नहीं है। और ये चक्र तो प्लांट्स और एनिमल्स के इवोल्यूशन से पहले से ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि धरती ठंडी हुई जीवों के रहने लायक बनी इस चक्र के द्वारा। पृथ्वी पर जल चक्र सूर्य की सहायता से होता है या सूर्य के कारण होता है। पृथ्वी पर हवाएं जो बहती हैं वो भी सूर्य के कारण ही बहती हैं। सूर्य के कारण वायु गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे प्रेशर डिफरेंसेस बनते हैं और इनके कारण तेज हवाएं चलती हैं और इन हवाओं के कारण जल वाष्प या बादल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पृथ्वी के क्षेत्रफल या उसके सरफेस एरिया का 73% पार्ट जल से घिरा हुआ है तथा शेष 27% पार्ट लैंडस्केप या स्थल के रूप में है या टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जिसके अंदर घास के मैदान भी शामिल हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट भी शामिल हैं, जिसके अंदर पहाड़ भी शामिल हैं, रेगिस्तान भी शामिल है। सूरज की तेज गर्मी से महासागरों का ये जल भाप के रूप में बदलता है, वाष्प के रूप में बदलता है और ये बादल का रूप ले लेती है और इन बादलों से
बरसात होती है। बादलों का अधिकांश भाग महासागरों के ऊपर ही बरस जाता है, लेकिन कुछ बादल हवा के साथ थल पर पहुंचते हैं और थल पर वो सब स्थानों पर पहुंचते हैं, पहाड़ों पर भी पहुंचते हैं, मैदानों में पहुंचते हैं तथा बरसात करते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ भी गिरती है। ये बरसा हुआ जल नदी मार्ग से वापस महासागरों में पहुंच जाता है। जो बर्फ गिरती है वो भी पिघलकर पानी में बदलती है और ये जल भी नदी मार्ग के द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। वर्षा के इस जल से ही थल पर झीलें भरती हैं। वर्षा का जल सीधे ही तथा झीलों से जमीन के अंदर भी प्रवेश करता है। जमीन की ऊपरी सतह पर यह कैपिलरी वाटर के रूप में होता है, लेकिन और नीचे जाएं तो ये ग्राउंड वाटर टेबल के रूप में भी मिलता है। ग्राउंड वाटर टेबल में भी जल की धाराएं चलती हैं और ये जल की धाराएं भी ऊंचाई से नीचाई की ओर चलती हैं तथा नीचाई के स्थान पर ये कहीं पर रिसकर बाहर निकलती हैं तथा नदियों में शामिल हो जाती हैं। और ये जल भी जो ग्राउंड वाटर टेबल के रूप में है वो भी कहीं दूर स्थान पर रिसकर बाहर निकलता है और वो भी अंततः समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार ये जो चक्र चला, जो महासागरों से शुरू हुआ, बादलों के रूप में आया, बादलों ने बरसात की, सब जगह बरसात की, नदी के द्वारा यह पानी इस महासागरों में पहुंच गया। यह जो अंदर जल की धाराएं चलती हैं धरती में, उनके द्वारा यह महासागरों में वापस पहुंच गया। ये जो चक्र लगातार चलता है उसमें जीवों की कोई भूमिका नहीं है। अब वाटर साइकिल का सेकंड पार्ट समझते हैं, जिसमें पौधे और प्राणी दोनों शामिल हैं। ये रेन वाटर है, इसका कुछ भाग सॉइल में गया, कैपिलरी वाटर के रूप में है और उसमें मिनरल्स भी घुले हुए हैं, लवण भी घुले हुए हैं। सॉइल से मिनरल्स और पानी ये एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं पौधों के द्वारा, छोटा या बड़ा कैसा भी, और पत्तियों तक पहुंचता है। इस पानी का कुछ भाग पत्तियों को मुरझाने से बचाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है और इसके लिए इनसे लगातार वाष्प के रूप में पानी उड़ती है, जिसको वाष्पोत्सर्जन और बॉटनी की लैंग्वेज में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये जल वाष्प वायु की नमी के अंदर शामिल हो जाती है। शेष पानी कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ली, लाइट की प्रेजेंस में पानी यहाँ से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ली, लाइट सनलाइट है, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कार्बनिक पदार्थों की श्रृंखला बननी शुरू हुई। सबसे पहले ग्लूकोज बना, फिर दूसरी तरह के पदार्थ भी बने, जैसे सेल्यूलोज भी बनता है, जैसे दूसरे पदार्थ भी बनते हैं। ये पदार्थ प्लांट्स का शरीर बनाते हैं। अब यहाँ पर अपन ये भी मान सकते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट ही नहीं है, ये कोई स्थलीय पौधा ही नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, ये कोई सूक्ष्म पौधा हो सकता है, प्लैंकटन हो सकता है जल का। पानी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म पौधे जिनको प्लैंकटन्स कहते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसी क्रिया के द्वारा उनका शरीर बनेगा। बस क्या होगा, ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ हुई, इनका शरीर बना, उसमें से कुछ पार्ट तो शाकाहारी जीवों के द्वारा भोजन के रूप में काम में लिया जाएगा। जैसे किसी इंसेक्ट ने खा लिया इनको, या किसी दूसरे जानवर ने खा लिया। यदि जलीय पौधे हैं तो जल के अंदर किसी एनिमल की तरह के प्लैंकटन ने, जो प्लैंकटन ने खा लिया उनको, या किसी क्रस्टेशियन ने खा लिया उनको। तो ये इनके यहाँ जो पदार्थ थे इनके शरीर में पहुंच गए। अब इन शाकाहारी प्राणियों में जब वृद्धि होगी तो शाकाहारी प्राणियों को खाएंगे मांसाहारी प्राणी। तो कोई इंसेक्ट जैसे वो हर्बीवोर है, वो प्राइमरी लेवल का कंज्यूमर है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सारे के सारे प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर हैं, और शाकाहारियों को खाने वाले सेकेंडरी लेवल के कंज्यूमर हैं। अब मान लो इस इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, तो मांसाहारियों में तो सबसे नीचे का हो गया, लेकिन सारे कंज्यूमर्स में, सारे उपभोक्ताओं में वो सेकेंडरी लेवल का हो गया। इस फ्रॉग को खाता है फिर सर्प, तो सर्प का लेवल फ्रॉग से एक और ऊंचा, क्योंकि वो मांसाहारी को खा रहा है। और सर्प को खाता है बाज, तो इस खाद्य श्रृंखला में बाज सबसे ऊपर हो गया। सारे मांसाहारियों को अपन ने यहां मान लिया ये सेकेंडरी लेवल के कंज्यूमर हैं, ये प्राइमरी लेवल के हैं जो इनको खाते हैं, ये सेकेंडरी लेवल के हैं जो इनको खाते हैं। अब मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के एनिमल्स, उनका डेली वेस्ट निकलेगा, मलमूत्र त्याग होगा, और इसमें से पानी भाप बन के उड़ेगा, और बचा हुआ सॉलिड वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया फंजाई इसको तोड़ेंगे
और इसमें जो पानी फ्री होगा वो वापस मिल जाएगा। अब 2 पॉइंट और समझते हैं। प्राणी चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वो पानी पीते भी हैं। ये जल के स्रोत हैं, नदी है, तालाब है, झील है, और इनसे पानी पीते हैं ये। और जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, जिसका वाष्पीकरण होता है, भाप बनती है और वो वायु को नमी में शामिल हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है, एनिमल्स के शरीर में जल बनता भी है श्वसन की क्रिया में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज काम में आए थे प्रकाश संश्लेषण में। श्वसन की क्रिया में इसका उल्टा होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एनर्जी काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं, और जो जल है वो भी कई काम आता है, लेकिन जल बनता है। श्वास के द्वारा भी हमारे शरीर से जल की हानि होती है। हम जितनी नमी की सांस लेते हैं उससे ज़्यादा नमी की सांस बाहर छोड़ते हैं। यानी हर बार थोड़ा थोड़ा पानी हम बाहर निकालते हैं श्वास के साथ में, तो वो भी इसमें शामिल होता जाता है। अब सारे के सारे पौधे नहीं खाए जाते शाकाहारियों के द्वारा, सारे के सारे शाकाहारी नहीं खाए जाते मांसाहारियों के द्वारा। ये अपनी प्राकृतिक मौत भी मरते हैं, तो इनके डेड पार्ट्स हैं ये। इन मृत जीवों में से पानी भाप बन के उड़ेगा, वायु की नमी में मिल जाएगा। बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट है वो फिर डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया फंजाई से, और इसमें जो पानी फ्री होगा, पानी मुक्त होगा, वो भी मिल जाएगा इसे वायु की नमी में। और ये वायु की नमी मिल जाएगी जो समुद्रों से पानी बन के उड़ रहा है भाप के रूप में, उसमें मिल जाएगी। और उस पानी के साथ में ये पानी भी बरसेगा और वापस सोइल में पहुंच जाएगा। तो ये चक्र जो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से होता हुआ वापस यहाँ से होता हुआ यहाँ जाके पूरा हो गया। ये वाटर साइकिल पहले अपन ने समझा, जिसमें पौधे और प्राणी शामिल नहीं है, और इसमें पौधे और प्राणी वो भी शामिल है। ये बायो जियोकेमिकल साइकिल। पहले वाली थी केवल पानी की जियोकेमिकल साइकिल। वाटर साइकिल में बस इतना ही। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कार्बन साइकिल के साथ। तब तक के लिए बाय।